हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है लाइफोलॉजी की क्लासेस में। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे थे फोर्थ चैप्टर और हमने आधा कर चुका था। और हमने एट्थ क्लास की जियोग्राफी की थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं ना। और फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आज। तो थर्ड चैप्टर तक समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? और फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट कर भी चुका था। एग्रीकल्चर जी से स्टार्ट किए थे, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी के, ठीक है। एग्रीकल्चर को किस बेस पे बांट सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर किस में रहता है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी में, सेकेंडरी एक्टिविटी में और टर्शरी एक्टिविटी में क्या आता है आपको बताना है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कमर्शियल फार्मिंग, व्यावसायिक कृषि, यानी कि वही हमने एक देखा था जीविका खेती, जिसे सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग बोलते हैं हम, ठीक है। उसमें एक शिफ्टिंग देखा था, यानी कि स्थानांतरित खेती देखी थी, शिफ्टिंग कल्चर। और दूसरा था अपना एक हर्डिंग देखा था, ठीक है। एनिमल हर्डिंग देखा था। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग दो प्रकार की होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना। तो उसी में हम सेकंड है हमारा कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग यानी कि व्यावसायिक खेती। कमर्शियल फार्मिंग इज डन टू ग्रो क्रॉप्स नियर एंड रेयर एनिमल फॉर सेल इन द मार्केट। बोला गया कि व्यावसायिक कृषि फसलें और पशु बाजार में बेचने के उद्देश्य से उगाए और पाले जाते हैं, ठीक है। ये लार्ज स्केल में होते हैं। जैसे कि देखो, हम हमारे मम्मी पापा लोग अगर फार्मर होंगे, आपके मम्मी पापा लोग तो खेती करते होंगे, तो ज्यादा एरिया में नहीं करते होंगे, ठीक है। लेकिन वहीं आप अगर आसपास या आप शहर तरफ जाओ तो देखोगी कि बहुत बड़े जमीन में केले का पेड़ उगा है, या फिर गन्ना का पेड़ उगा है, या फिर कुछ ने और सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि कई लोग मछली का पालन किए हुए हैं, कई लोग बहुत सारे भेड़ बकरी पाले हुए हैं, कई लोगों के पास बहुत सारा गाय है जो बहुत सारा दूध देती है, ठीक है। तो ये कमर्शियल फार्मिंग हो गया। ये लोग व्यवसाय के लिए करते हैं और आने वाले प्रोडक्ट को, ठीक है, बेचकर पैसा कमाते हैं, ठीक है। इनके लिए क्या क्या लगता है? बड़े खेत की जरूरत होती है, यानी कि बड़े लैंड्स की जरूरत होती है, ठीक है। हाई कैपिटल यानी कि अधिक पूंजी की भी जरूरत होती है, अधिक पैसे की भी जरूरत होती है। मॉडर्न मशीन की जरूरत होती है, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेड होता है, यानी कि बाजार पर डिपेंड करता है। अगर बाजार में बिका तो अच्छा फायदा होगा, कम बिका तो कम फायदा होगा, और नहीं बिका तो घाटा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बड़े लैंड की कैसे जरूरत होती है। देखो, अब छोटे से लैंड में अगर कमर्शियल फार्मिंग करोगे, व्यवसाय करोगे, तो आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि छोटे लैंड में करोगे तो वो तो आपके लिए ही हो जाएगा ना, आपके खाने पीने के लिए ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास दो गाय हैं, ठीक है, उनमें से दूध निकलता है तो आपके परिवार के लोग ही उसे पी लेंगे, पनीर बना लेंगे, ठीक है, और कुछ बना लेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं आपके पास 10 20 50 गाय हैं, उनसे निकलने वाले दूध को आप बेचोगे, है ना। और उतना 10 20 गायों के खाने पीने के लिए या फिर उनके रहने के लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होगी, ठीक है। उनके खाने पीने के लिए बड़ा बहुत सारा चारा लगेगा, तो बहुत पैसा भी खर्चा होगा, तो कितना हाई कैपिटल यूज हो गया, ठीक है। मॉडर्न मशीन देखो, अगर आप एक दो गाय हैं तो आप तो स्वयं उसे निकाल सकते हो, खुद से निकाल सकते हो, या फिर गाँव तरफ ठीक है, हर्डर्स होते हैं वो लोग निकाल निकाल देते हैं। लेकिन वहीं 100 50 गाय होंगे तो आपको मशीन लेना पड़ेगा दूध निकालने का, ठीक है। वो देखे होगी। मार्केट ओरिएंटेड, अगर मार्केट में आपका दूध बिका अच्छे, जैसे कि अभी 50 रुपए 60 रुपए लीटर है, अच्छे अच्छे रुपए लीटर में बिका तो आपको फायदा होगा, ठीक है। अगर आप इतना कम में बिका कि आपके चारे जो गाय को आप खिला रहे हो उतने ही पैसे नहीं निकला, तो आपको फायदा की जगह घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाजार ओरिएंटेड होता है। बाजार में इसकी मांग होती है तो अच्छा फायदा होता है, कम मांग होती है तो कम फायदा होता है, ठीक है। अब इसे हम कितने टाइप ऑफ में बांट सकते हैं, देखो देखो, ठीक है। व्यावसायिक कृषि अनाज की, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। व्यावसायिक कृषि हम अनाज के लिए कर सकते हैं, यानी कि ग्रेन फार्मिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेन लाइक व्हीट एंड मेज आर ग्रोन मेनली फॉर द सेल, ठीक है। गेहूं और मक्का ज्यादातर, बड़े गेहूं मक्का धान गन्ना, ऐसे बड़े बड़े फसल होती है जो लार्ज स्केल में बहुत बड़े एरिया में बोया जाता है और उसे, ठीक है, फिर बेचा जाता है। जैसे गेहूं से आटा बनता है, मक्का से भी आटा बनता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें भी बड़े खेतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेस पॉपुलेशन, वर्ष में एक फसल, देखिए 1 ईयर क्रॉप हो जाती है, जैसे कि गेहूं और मक्का एक साल में केवल एक ही बार उगाया जा सकता है, ठीक है। और देखो, मिक्स्ड फार्मिंग कहते कहते हैं कैसे क्या करते हैं, बोथ क्रॉप कल्टीवेशन एंड लाइव बोथ क्रॉप्स कल्टीवेशन एंड लाइव स्टॉक और रियरिंग आर डन टुगेदर, यानी कि इसमें फसल भी साथ में उगाई जाती है और साथ में
ठीक है, गाय गाय, मुर्गी, मछली ये भी पाले जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि एक तालाब में मतलब मछली पालन होता है, तो उसके ऊपर में एक अ, मुर्गियों की फार्म बना दी जाती है, ताकि मुर्गी जब पॉटी करे तो उस वो खाद के रूप में या फिर खाने के रूप में मछलियों के लिए जाए, और मछली भी बड़ी होगी और उसके साथ मुर्गी भी बड़े होंगे। ठीक है? तो इस तरह हम मुर्गी के साथ मछली भी पाल सकते हैं। ये मिक्स हो गया। ठीक है? और साथ में ही ऐसा करते हैं कि एक लैंड होता है, उसमें एक तरफ अ, गेहूँ फसल उगा देते हैं और उसी में मछली पालन कर देते हैं, ताकि मछली कीड़े मकोड़े खा लें, तो इससे मछली भी मिल जाएगा और धान की खेती भी हो जाएगी। ठीक है? तीसरा क्या करते हैं, प्लांटेशन कर देते हैं। जैसे कि ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे कि आप मणिपुर, उत्तराखंड वगैरह जाओ तो बहुत बड़े एरिया में, बहुत पूरा चारों तरफ देखो तो पूरा चाय पत्ती दिखता है। तो वो कमर्शियल फार्मिंग की केवल एक ही प्रकार की कृषि कर दी जाती है। जैसे कि हरियाणा में जाओ तो पूरे तरफ गेहूँ गेहूँ गेहूँ। ठीक है? धान के दिनों में धान धान धान। ठीक है? पूरा ऐसे ही लगा होता है। तो ये प्लांटेशन में हो गया। यहीं पर आप पूरी तरफ फूल की खेती भी कर सकते हो। जैसे देखो, टी की खेती, कॉफी की खेती, रबर की खेती, शुगर केन की खेती, बनाने की खेती, कॉटन की खेती, ठीक है, कैशू नट की खेती, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है? और ऐसा प्लांटेशन में होता है। ठीक है? मिक्स्ड फार्मिंग में, ठीक है, आप क्या करते हो कि फसल के साथ आप क्या लगाते हो, पशुपालन भी करते हो। प्लांटेशन में क्या करते हो, आप बहुत बड़े एरिया में केवल एक ही फसल बोते हो। और ग्रीन फार्मिंग में क्या करते हो, आप एक पर्टिकुलर 1 ईयर फसल क्रॉप डालते हो, जिससे आपको 1 ईयर टोटल उसको पकने में, हार्वेस्टिंग करने में, बुआई में सब लग जाता है। ठीक है? अब हमारा आ गया मेजर क्रॉप्स, जो हमारे ये कमर्शियल फार्मिंग में है ना, उसमें मेजर क्रॉप्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि राइस। ठीक है? धान विश्व की प्रसिद्ध खाद्य फसल है। राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है? ये हमारे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में एक, मतलब मेनली ये राइस उगाया जाता है और राइस खाया भी जाता है हर तरफ। ठीक है? इसके लिए नीड क्या क्या होती है, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ज्यादा गर्मी में लगता है। ठीक है? सबसे अधिक पानी की आवश्यकता इसमें होती है धान में। ठीक है? हाई ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है? ठीक है? और जल रोकने के लिए जलोढ़ चिकनी मिट्टी या फिर काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो पानी को सोखती है या फिर पानी को स्टोर करके रखती है, वैसी मिट्टी चाहिए। इसमें पथरीली मिट्टी नहीं चाहिए। और जो लाल मिट्टी होती है वो भी इसमें नहीं चलेगा। ठीक है? लेटरेट भी नहीं चलेगा। ठीक है? बहुत कम जलता है। ठीक है? जैसे कि देखो, लीडिंग प्रोड्यूसर में क्या है, चाइना सबसे फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद इंडिया, जापान, ठीक है, श्रीलंका, उसके बाद इजिप्ट है। सेकंड देखते हैं क्या होता है, वीट। वीट के लिए भी सेम हाई, इसमें हाई टेम्परेचर लगता है, इसमें मीडियम। इसमें सब हाई लगेंगे तो इसमें सब मीडियम, मीडियम रेन। ठीक है? कटाई के समय तेज धूप लगती है, क्योंकि इसे पकने के लिए टाइम लगता है। ठीक है? और सेम अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी या फिर चिकनी मिट्टी, ठीक है, दोनों इसमें लगती है। अच्छी, मतलब अच्छी पानी पकड़ने वाली मिट्टी लगती है। ठीक है? गेहूं के मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा तथा दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, और ये भारत की यह रबी फसल है। ठीक है? गेहूं एक रबी फसल है, जबकि धान होती है ये खरीफ फसल है, यानी कि इसको बरसात के दिनों में बोया जाता है और गेहूं को ठंड के दिनों में बोया जाता है। ठीक है? और मेजर क्रॉप में थर्ड होता है मिलेट्स, यानी कि मोटे अनाज, ज्वार बाजरा। जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, रागी है। इसके लिए हाई टेम्परेचर, क्योंकि ये मोटे अनाज गर्मी के दिनों में बोया जाते हैं। ठीक है? इसे रबी फसल होता है ये लो रेन होता है। ठीक है? रेतीली मिट्टी में उग जाती है। ठीक है? मोटे अनाज कम पानी में भी उग जाते हैं, सूखे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होते हैं। ये पौष्टिक से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं, यूजफुल होते हैं। ठीक है? तो मोटे अनाज जैसे कि ज्वार बाजरा ये हमारे लिए तो अच्छे ही होते हैं। ठीक है? थर्ड और फोर्थ हो गया मेज। मेज के लिए भी मीडियम टेम्परेचर, मीडियम रेनफॉल, ठीक है, हाई सनशाइन, ठीक है, और फर्टाइल सॉइल। ठीक है? तो ये मेज और जो देखे वीट, ये दोनों एक ही इसे ठंड के दिनों में ही अधिकतर बोया जाता है। ये मेज को बरसात के दिनों में भी बो दिया जाता है। ठीक है? उगा दिया जाता है। कॉटन हो गया, कॉटन के लिए हाई टेम्परेचर, ठीक है, कम रेनफॉल की आवश्यकता होती है। 210 फॉरेस्ट फ्री डेज, यानी कि 210 दिन लगते हैं, इसको याद रखना। ठीक है? कपास की फसल को पकने में, ठीक है, जो कॉटन की फसलें हैं, कॉटन की क्रॉप्स हैं, उसको मैच्योर होने में, पकने में, ठीक है, कितने दिन लगते हैं, 210 दिन। ठीक है? इसको याद रखना है आपको। ठीक है?
देखो बोला गया है कॉटन इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये कपड़े बनाने वाली कंपनियों के लिए मेन सोर्स होता है ये, ठीक है। उसके बाद जूट देखते हैं, जूट के लिए भी हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसके लिए भी ये आवश्यकता होती है, ठीक है। इसे देखो गोल्डन कॉटन को क्या कहते हैं, कॉटन को क्या बोला जाता है जानते हो? इसे व्हाइट फाइबर या सिल्वर फाइबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कॉफी को कॉफी में भी गर्मी के दिनों में बोई जाती है, अच्छी जल निकासी वाली पहाड़ी ढलानों में बोई जाती है। देखो ना आप, मणिपुर, ठीक है, असम, मेघालय, इस तरफ केवल चाय पत्ती और कॉफी ये दोनों ही अधिकतर मिलता है, ठीक है। कॉफी की भी कई कई वेराइटीज मिलती हैं, ठीक है। और टी के लिए देखो, टी भी ठंडी जलवायु, इसमें भी ठंडी नरम जलवायु, ठीक है, अधिक वर्षा, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, ठीक है, इसके लिए भी हाई हिल्स, ठीक है, और जेंटल स्लोप ये भी लगता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, अब इसका कृषि का विकास कैसे होता है और कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मीट द टू मीट द फूड नीड टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। यानी कि क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट वो मतलब होता है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसके लिए हम खाने की जो जितने भी फूड की जो नीड है उसे कंप्लीट कर सकें, ठीक है। जैसे कि खेती का क्षेत्र बढ़ाना, हम खेती का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अधिक फसलें उगा सकते हैं, बेहतर सिंचाई प्रणाली ला सकते हैं इरिगेशन के लिए, ठीक है। अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। HIV सीड्स का यूज कर सकते हैं। HIV यानी कि ये सब किसके द्वारा, इस साइंटिस्ट के द्वारा या फिर वैज्ञानिकों के द्वारा एक रिसर्च की गई सीड्स होती है, ठीक, उसे HIV सीड्स बोलते हैं, हाई प्रोडक्शन वाली होती है, ठीक है। मैकेनिज्म का अच्छा यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे फूड की सिक्योरिटी भी होगी। तो देखो फर्टिलाइजर का यूज, अच्छी फर्टिलाइजर का यूज करने से, ठीक है, क्या होगा, फूड सिक्योरिटी होगी, ठीक है। अच्छी उपज वाली करेंगे, मतलब सीड्स को यूज करेंगे, ठीक है, एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम अच्छा कर देंगे तो क्या, फूड ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जिससे फूड की सेफ्टी भी होगी और जो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन है उसके लिए भी हेल्पफुल होगी, ठीक है। बोला गया है कि भारत में क्या फार्म केस स्टडी देखते हैं कि भारत में खेती कैसी होती है और USA में खेती कैसी होती है, फिर उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें कंपेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक, भारत में खेती एक मुन्ना लाल नाम का एक खेती मतलब किसान है, फार्मर है, ठीक है, जो कि गाजियाबाद और आदिलाबाद में रहता है, यूपी में, ठीक है। इसका फार्म साइज है लगभग 1.5 हेक्टेयर, ठीक है। ये दो तरह के क्रॉप्स लगाते हैं पर ईयर, ठीक है। और HIV सीड्स का HY वी यूज HYV हाई एल्ड वैरायटी का वाले सीड्स का यूज करता है, ठीक है। ट्रैक्टर रेंट में लेता है, ट्यूबवेल इरिगेशन करता है, ठीक है। खुद के इसके बफेलो एंड हैंस हैं, ठीक है। खुद जो बफेलो या फिर काउस होते हैं उसे मिल्क सेल करते हैं, ठीक है। टेक लोन फॉर द बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये धान उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए बैंक से लोन लेता है, फिर सेल मंडी में सेल करते हैं, और फिर स्टोरेज प्रॉब्लम, इसे स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम होती है। इसे जो धान वान है उसे जब हार्वेस्टिंग करता है उसे रखने के लिए प्रॉब्लम होती है। वही अब अमेरिका के किसान में एक जोय हॉरन नाम का एक फार्मर है जिसके पास 300 हेक्टेयर खेती है, खेत है, ठीक है। वो लाइव ऑन द फार्म, वो फार्म में ही जीता है, ठीक है, फार्म में ही रहता है, उसका घर भी फार्म में है, ठीक है। यूजेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करता है, कब पानी होगी, कब कैसा होगा, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, उसके पास एक लैब है कि सॉइल खेती करने के लिए अच्छा है कि नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड फार्मिंग है, कंप्यूटर बताता है कि कौन सी सीड्स लगानी चाहिए, कब इरिगेशन करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर है सीड्स ड्रिलिंग के लिए, हार्वेस्टर के लिए, सब चीज उसके मशीनरीज हैं, ठीक है। साइंटिफिक यूज किया हुआ या साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उसके पास, ठीक है। स्टोरेज करने के लिए एक्यूमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड स्टोरेज भी है, ठीक है। वर्क लाइक अ बिजनेसमैन, यह बिजनेसमैन की वर्क करता है, क्योंकि इसके पास क्या है कि यह ठीक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करता है, हाई फर्टिलाइजर यूज करता है, ठीक है। ये बिजनेसमैन की तरह यूज कर सकते
करता है, ठीक है। वही इसके पास ट्रैक्टर बस है, ट्यूबवेल से सिंचाई करता है, ठीक है। इसके बाद स्टोरेज प्रॉब्लम, फर्टिलाइजर का यूज भी नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इंडिया वर्सेस हम यूएसए के फार्मिंग में कंपेयर करते हैं। इंडिया वाले के पास खेत का फार्म का साइज छोटा था, 1.5 हेक्टेयर था, इसके पास 300 है। टेक्नोलॉजी क्या थी, इसके पास कोई ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये तो एक ट्रैक्टर बस था। और इसके पास हाई टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि कंप्यूटर थे, ठीक है, सैटेलाइट सिस्टम थे, बहुत सारे हार्वेस्टर, सीड्स ड्रिलिंग करने के लिए ट्रैक्टर, ठीक है, ये सारे थे, थ्रेशर्स थे, ठीक है। इसके में मशीन में इसके पास लिमिटेड मशीन थी, केवल ट्रैक्टर थे, ठीक है, और हार्वेस्टर थे। इसके पास फुल मशीनरीज थी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सब थे, ठीक है। लेबर क्या था, ये फैमिली लेबर खुद ही काम करता था, लेकिन इसके यूएसए के पास मशीन थी, मशीन काम करते थे। इरिगेशन के लिए यह ट्यूबवेल यूज करता था, जबकि यूएसए वाला साइंटिफिक तरीके से ड्रॉप सिस्टम का यूज करता था, या फिर ड्रोन सिस्टम का यूज करता था। खेती के इसका तरीका क्या था, इस टाइम का था, ये ट्रेडिशनल खेती करता था, ठीक है, जबकि ये साइंटिफिक और कमर्शियल खेती करता था यूएसए वाला, ठीक है। स्टोरेज इसके पास स्टोरेज लिमिटेड थी, ये तो नहीं थी, जबकि यूएसए वाले के लिए स्टोरेज काफी बहुत बड़ा था, और वो काफी अच्छी तरीके से इसकी स्टोरेज भी कर सकता था, तो क्योंकि अब फायदा किसके पास है, यूएसए वाले के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, और ज्यादा वो अर्न कर सकता है, क्योंकि वह एक बिजनेसमैन की तरह ट्रीट करता है। जबकि जो इंडिया वाला फार्मर है, वो बिजनेसमैन की तरह नहीं, एक फॉर्मल जीने के लिए बस खाना क्रॉप्स को उगाते हैं और उसे खाने के लिए ही स्टोरेज करते हैं, बस, ठीक है। नीचे क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंश्योर फूड फॉर ऑल एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर फार्मर एंड नेशन। जो देश और किसानों के लिए बेहतर भविष्य की सुनिश्चित करता है। कृषि कृषि पर ही मैंने बताया था ना कि 75% पीपल, ठीक है, 75% ऑफ पीपल, यानी कि वन थर्ड ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन किसमें डिपेंड होते हैं, इंडिया में कृषि पर ही डिपेंड है सब। और बाकी वर्ल्ड पॉपुलेशन में देख लो, तो उसमें भी 1/4 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन भी, ठीक है, यानी कि 25% पूरे वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन भी कृषि पर ही डिपेंड है, ठीक है। तो क्या आपको ये चैप्टर समझ आया? अगर आपको अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छे लगे हो, सिंपल लैंग्वेज में लगा हो, तो मैंने ये पूरा चैप्टर आपको समझा रखा है, एग्रीकल्चर से लेके पूरे क्या क्या उसके प्रकार होते हैं, क्या कैसी कैसी एग्रीकल्चर होती है, सेरिकल्चर, पिस्टिकल्चर, ठीक है, वेटिकल्चर, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है कि सिल्वर फाइबर और गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है, ये मुझे कमेंट में आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली लेक्चर में।